के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। क्या डिस्कस कर रखा था? ओवरऑल कॉस्ट शीट एंड टेंडर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। नाउ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, जो कि एक एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सो क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? तो चलिएगा मेरे साथ साथ आप ये क्वेश्चन को पढ़िएगा। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2000 कैलकुलेटर। ये जो डाटा दिया है, कितने कैलकुलेटर बनाने का डाटा है? 2000 कैलकुलेटर का, ऑफ स्वप्ना इंजीन लिमिटेड, इंजीनियर लिमिटेड होना चाहिए वैसे, आगे कुछ है कि इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का, आपको परचेस ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है। ये तीनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा। फिर वेजेस दिया है, वेजेस का भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब मटेरियल कंज्यूम में वेजेस को जब हम ऐड करते हैं तो हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो ये फैक्ट्री से संबंधित खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। फिर सैलरी, तो सैलरी को लेकर कुछ बोल नहीं रहा है, तो नॉर्मली सैलरी हम ऑफिस की मानते हैं, तो ये सैलरी को कहां डाल देना चाहिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर। रेंट एंड इंश्योरेंस कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट ऑफिस का मानेंगे और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डालेंगे। जनरल एक्सपेंसेस कुछ नहीं बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट ऑफिस का मानेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में लिख लेंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, और सेल तो ये आपका फाइनल प्राइस बता रहा है, मतलब आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएंगे, सेल दिया, डिफरेंस क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यानी आप कॉस्ट शीट बना सकते हो क्या? यस सर, बिल्कुल सर, बना सकते हैं सर। तो बनाओ, किसका है तुमको इंतजार? क्या करना है? कॉस्ट शीट बनाना है? यस। तो चलो मेरे साथ साथ आप लोग भी जल्दी से कॉपी पे फॉर्मेट ड्रॉ करो, ठीक है। जल्दी से आप लोग भी कॉपी पे क्या करो, ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हैं, करेक्ट। इसमें आपका दोनों भी चीज क्लियर हो जाएगा। कॉस्ट शीट का भी एक बेसिक जो आप लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट सीख रखा है वो भी हो जाएगा, उसके अलावा आप लोगों का टेंडर का भी एक बेसिक चीज कवर हो जाएगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग कॉस्ट शीट का यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो करते हैं कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। तो हेडिंग रहेंगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, ठीक है। सो सबसे पहला कॉलम रहेगा यहां पर, वो किस चीज के लिए रहेगा? पर्टिकुलर के लिए, ठीक है। ये कॉलम किसके लिए रहेगा? पर्टिकुलर के लिए। फिर उसके बाद दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, एक और ये दो, ठीक है। मैं साइड की जगह खाली रख देता हूं, कभी कुछ वर्किंग नोट या कुछ कैलकुलेशन दिखाने रहे तो यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दूंगा, ठीक है। पर्टिकुलर और हमने कितने अमाउंट के कॉलम बना लिए? दो, एक वर्किंग नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक टोटल अमाउंट का कॉलम बना लिए, ठीक है। एक काय का कॉलम बना लिए, टोटल अमाउंट का कॉलम बना लिए, डन। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं RM, कितना? 40,000, 40,000। फिर उसके बाद आप लोगों को अगला दिया हुआ है प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर हमने अगला पॉइंट ऐड कर दिया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, कितने रुपए का? 2 लाख का। उसके अलावा अगला हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या कर देना चाहिए हमने? माइनस किसका था क्लोजिंग स्टॉक? रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 60,000। ओके, सो यहां पर 40,000 प्लस 2 लाख माइनस 60,000, तो कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो ये 1,80,000 को हम क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकल गया? मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर मटेरियल कंज्यूम में क्या ऐड करेंगे? वेजेस दिया था क्या? हाँ जी सर दिया था। कितना दिया था? 2,40,000। कितना दिया था? 2,40,000। तो 1,80,000 में 2,40,000 अगर हम ऐड करते हैं तो 420 आता है क्या? मतलब 420,000, मतलब 4,20,000। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? 420,000, 4,20,000। फिर इसमें अगले खर्चे ऐड करेंगे। अब हमें अगले खर्चे कौन कौन से लेने थे? तो अगले खर्चे हमें फैक्ट्री से रिलेटेड लेने, तो अब अगले खर्चे किससे रिलेटेड, किससे संबंधित? फैक्ट्री ओवरहेड से संबंधित। इसी को वर्क ओवरहेड भी कहा जाता है।
तो या इसी को मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड एक खर्चा दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना दिया है, 1,20,000। तो इसको भी जोड़ देंगे तो 4,20,000 प्लस 1,20,000, 4,20,000 प्लस 1,20,000, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी। ठीक है, अच्छा ये टोटल अमाउंट चाहे तो हम बाहर भी लिख सकते थे, जैसे प्राइम कॉस्ट आया था इसको बाहर लिख दो, मेन अमाउंट को बाहर लिख दो। ठीक है, 4,20,000, फिर ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितना था, 1,20,000, ये टोटल ही थे ना फैक्ट्री ओवरहेड की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 5,40,000। ये क्या निकल गया आपका, वर्क कॉस्ट। इसे नाम क्या देंगे, वर्क कॉस्ट, राइट। फिर वर्क कॉस्ट में क्या ऐड कर देंगे, अगले खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चों के बारे में भी बताया क्या, यस बिल्कुल बताया। कितना कितना बताया, तो वहां आपको सैलरी के नाम से दिया था, किस नाम से दिया था, सैलरीज, कितना है, 1,40,000। तो ये किसी का आपको क्या दे रखा है, सैलरी दे रखा है ऑफिस का 1,40,000। फिर रेंट को जो 30,000 है उसको भी हमने बोला था कि इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही हम लेंगे, तो आपका रेंट एंड इंश्योरेंस भी आ गया। फिर उसके अलावा आपका 40,000 का जनरल एक्सपेंसेस है वो भी आ गया, जनरल एक्सपेंसेस भी आ गया, कितना, 40,000 का। तो इन तीनों अमाउंट को आपस में अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितनी आ जाती है हमारी, इसकी टोटल आती है 40, 1,80,000 और ये 2,10,000, टोटल कितनी आ गई, 2,10,000। तो इसको बाहर निकाल दिया 2,10,000 को। ठीक है, तो ये 2 लाख क्या हो गया हमारा, आउटर कॉलम में आ गया ना। 5,40,000 में अगर मैंने तो ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे 2,10,000 को अगर प्लस किया तो टोटल जो कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ जाएंगी, 7.5 लाख। ये क्या आ गया आपका, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। फिर उसके बाद अगले और आखिरी खर्चे कौन से होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर एक ही खर्चा था क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, किस नाम से, सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना, 50,000। तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है, 8 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी होती है, 8 लाख। तो अब टोटल कॉस्ट में क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट ऐड, बट प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन सेल प्राइस तो पता है, सेल प्राइस तो पता है, कितना है सेल प्राइस, 8,80,000, 8,80,000। और प्रॉफिट कितना है, 80,000। सर प्रॉफिट कैसे निकाला सर आपने, सेल प्राइस में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर दिए, तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, करेक्ट, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। डन 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 डन। तो ये क्या निकल गया आपका, कॉस्ट शीट, क्या बन गया, कॉस्ट शीट। तो होप कॉस्ट शीट में किसी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ क्या किया हमने, फॉर्मेट के हिसाब से सारी वैल्यूज को अरेंज कर दिया क्या, तो ये क्या निकल गई हमारी, कॉस्ट शीट निकल गई, कॉस्ट शीट बन गई हमारी, करेक्ट। चलो बढ़ते आगे, सवाल भी पढ़ते हैं और समझते भी है करना क्या है। तो अगला सवाल आगे क्या कहता है, कंपनी प्लान टू मैन्युफैक्चरिंग 3,000 कैलकुलेटर। ठीक है भाई, 3,000 कैलकुलेटर के लिए बनाना है, जबकि पुरानी इंफॉर्मेशन कितने के लिए थी, 2,000 के लिए थी, करेक्ट। अब हमको कितने हजार के लिए बनाना है, 3,000 के लिए बनाना है ड्यूरिंग द 2018, जबकि पुरानी इंफॉर्मेशन 2017 की। अच्छा, कंपनी वांट्स, कंपनी क्या चाहता है, कंपनी चाहता है प्रॉफिट मिले, कितना, 20%, लेकिन ये 20% किस पर मिलना चाहिए, ऑन सेल। याद रखना, प्रॉफिट मार्जिन तो दिया है कितना, 20%, बट ऑन सेल इन 2018। और बोलता है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू, इस बात को समझना, प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाई 20%, प्राइस कितने परसेंट से बढ़ेंगे, 20% से बढ़ेंगे। वेजेस कितने परसेंट से बढ़ेंगे, 15% से बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रपोर्शन ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। अच्छा, मटेरियल और वेजेस को कंबाइन करते हैं तो क्या निकलता है, प्राइम कॉस्ट निकलता है क्या। जब मटेरियल और वेजेस को कंबाइन करते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं, देखो ये मटेरियल की कॉस्ट थी 180, ये 240 क्या आती है वेजेस की कॉस्ट, दोनों को जोड़े तो क्या गया, दोनों का कंबाइन कॉस्ट क्या कहलाता है, प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ओके, मतलब आपको क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कौन से प्रोपोर्शनेट में, विल राइज इन द प्रोपोर्शन कंबाइंड ऑफ द प्राइमरी मटेरियल एंड वेजेस। मतलब जो प्राइम कॉस्ट होता है, मटेरियल और वेजेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो आपको यहां पर परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस निकालना है, क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन कंबाइन
ऑन कंबाइन कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस लेबर। दोनों के कंबाइन कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों की कंबाइन कॉस्ट को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं उसे प्राइम कॉस्ट। मतलब सिंपल वर्ड में आप चाहो तो यहाँ पर प्राइम कॉस्ट भी लिख सकते थे। अच्छा, इसका फार्मूला क्या बन जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय प्राइम कॉस्ट इनटू 100। यानी कि आपको देखो मैन्युफैक्चरिंग क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितना था मैन्युफैक्चरिंग, 1,20,000, जबकि आपको 4,20,000 क्या दिया हुआ था, प्राइम कॉस्ट इनटू 100। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 4,20,000 इंटू 100 तो कितना आ जाता है 28.57%। तो ये एक परसेंटेज निकाला हमने जो आगे चल के काम आएगा। जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे तो आगे चल के ये काम आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस बोलता है पर यूनिट विल रिमेन द सेम, मतलब पर यूनिट में सेलिंग एक्सपेंसेस सेम रहेगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस लगा कितना था 50,000, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना लगा था 50,000, और ये कितने यूनिट के लिए लगा था 2,000 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट के लिए कितना रुपए का रेट आ जाएगा 25 रुपए, यानी एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का आपको सेलिंग एक्सपेंसेस लगने वाला है 25। तो फिर 3,000 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा 3,000 यूनिट के लिए 75,000। और बोलता है अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड, और बोलता है जो बाकी के खर्चे बच गए वो अनअफेक्टेड है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट है। आउटपुट बढ़ भी रहा है फिर भी उस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बोलता है लिखा है अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय राइज इन द आउटपुट। आउटपुट बढ़ने के साथ भी वो क्या नहीं होने वाले आपके, अदर खर्चे बदलने वाले नहीं है। मतलब ये खर्चे कैसे रहने वाले आपके फिक्स्ड, करेक्ट। बोलता है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस एट विच कैलकुलेटर कैन बी मार्केटेड, यानी कि आपको बताना है कि मार्केट में आप कैलकुलेशन करके बताओ मार्केट में क्या प्राइस पर हम कोट करेंगे, ये आपको बताना है, राइट। चलिए, तो परसेंटेज के लिए सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दी थी क्या कि मैन्युफैक्चरिंग किस कॉम्बिनेशन में बढ़ेगा, बाकी किसी के लिए दिया है क्या, नो। तो कैसे निकालेंगे हम, बढ़ते हैं आगे, हम आगे बढ़ते हैं और क्या बनाने की कोशिश करते हैं, क्या बनाने की कोशिश करते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, या इसी को क्या भी नाम देते हैं टेंडर। तो हम हेडिंग दे रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ टेंडर, स्टेटमेंट ऑफ टेंडर। आप इसको टेंडर भी बोल सकते हो, आप इसको कोटेशन भी बोल सकते हो, आप इसको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। टेंडर बोलना है टेंडर बोलो, कोटेशन बोलना है कोटेशन बोलो, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस बोलना है एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस बोलो, सब चलेगा, सब चलेगा। चलो अब यहां पर देखो, आपको मुझे बताओ प्रोडक्शन कितने यूनिट का करना था, 3,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना था क्या, कितने यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए था 3,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहिए था, 3,000 यूनिट का क्या करना चाहिए था प्रोडक्शन करना चाहिए था, राइट। सो 3,000 कैलकुलेटर के लिए हम कैलकुलेट करने वाले। एक कॉलम किसका बन गया आपका अमाउंट का, ठीक है, एक कॉलम किसका बन गया अमाउंट का, एक वर्किंग नोट के हिसाब से बना लेंगे, मतलब दो अमाउंट का कॉलम, एक वर्किंग नोट के हिसाब से और एक नॉर्मल, राइट। चलिए, और एक कॉलम किसका हो गया आपका पर्टिकुलर का, किसका पर्टिकुलर, किसका पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट और एक हो गया आपका टोटल अमाउंट। चलिए सबसे पहले देखिए मटेरियल की कॉस्ट लेना चाहिए क्या अपने को, किसकी मटेरियल। तो आप कॉस्ट शीट में देखो आपको ने मटेरियल कंज्यूम निकाल रखा है ऑलरेडी, कितने रुपए का मटेरियल कंज्यूम पिछले बार हुआ है, पिछले बार 1,80,000 का मटेरियल कंज्यूम हुआ है क्या, तो इस बार कितना होगा, चलो जरा कैलकुलेट करते हैं, चलो जरा क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले बार 1,80,000 की कॉस्ट लगी थी कितने यूनिट्स बनाने के लिए, 2,000 यूनिट्स बनाने के लिए। सो 3,000 यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का मटेरियल लग जाता, तो एक यूनिट बनाने के लिए आपको 90 रुपए लग रहे हैं, तो 3,000 यूनिट बनाने के लिए 2,70,000। और यहां क्वेश्चन में बोला था क्या प्राइस ऑफ मटेरियल विल राइज बाई 20%, क्या मटेरियल का प्राइस 20% से बढ़ रहा है। अगर आप पिछले साल के हिसाब से करते तो 2,70,000 होता, लेकिन इसमें 20% और बढ़ाना है, तो 2,70,000 में और प्लस कर दो 20%, 2,70,000 में प्लस कर दो तो कितना आता है 3,24,000। लो भेटली मटेरियल की वैल्यू, ठीक है, क्या मिल गई मटेरियल की वैल्यू,
राइट। चलो बढ़ते आगे। मटेरियल के बाद अगला खर्चा अपने को लेबर का लेना चाहिए क्या? अगला खर्चा कौन सा लेना चाहिए? लेबर का लेना चाहिए। तो लेबर भी देखो पिछली बार कितना लगा था, 2 लाख रुपए के लेबर लगे थे क्या? 2,40,000 के लेबर लगे थे क्या पिछले बार? ये 2,40,000 ये 2,000 कैलकुलेटर के लिए लगे थे, तो 3,000 के लिए कितने लगते हैं? तो अगर 1 यूनिट की बात करूँ तो 1 2 3 1 2 3 120 रुपए एक कैलकुलेटर के लिए लेबर चार्ज लग रहा है। तो फिर 3,000 कैलकुलेटर के लिए कितना? 3,60,000 कितना आता? 3,60,000। इसको जब सिंप्लीफाई करते हो, लेकिन देखो वेजेस को रेट को लेकर क्या बोला था कि वेजेस का प्राइस क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। कितने से? 15% से। तो 3,60,000 में प्लस कर दो 15%, तो कितना आ जाएगा? 4,14,000। कितना आ जाएगा? 4,14,000। और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो है ही नहीं, तो मटेरियल और लेबर को जोड़ देंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको? आपको पता चल जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। क्या पता चल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। कितना है प्राइम कॉस्ट? 7,38,000। 7,38,000, राइट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद अब अगले खर्चे की हेडिंग क्या होंगी? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे लेने क्या? पिछले बार ये बताया था मैन्युफैक्चरिंग 1,20,000 है, लेकिन पिछली बार के अमाउंट से हमको लेना देना ही नहीं है। देखो पैराग्राफ में क्या बोला है? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस विल राइज इन द प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। यानी कि जो प्राइम कॉस्ट जिस प्रोपोर्शनेट में बदला है, उसी प्रोपोर्शनेट में आपका क्या भी बदलेगा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? एक परसेंटेज निकाल देना चाहिए था कि लास्ट ईयर के बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग कितना परसेंट था प्राइम कॉस्ट का। तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा था क्या? कितना परसेंट आया था? 28.57। 28.57। सो आपको यहाँ पर कैसे निकालना है? प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट? 28.57। तो आपको प्राइम कॉस्ट पता है क्या? पुरानी प्राइम कॉस्ट मत लेना, ये करंट वाली प्राइम कॉस्ट जो आपको निकली है वो लेने का। 3,000 कैलकुलेटर के लिए जो निकली है 7,38,000 इंटू 28.57%। तो 7,38,000 का 28.57% राउंड फिगर, ये जो अमाउंट होती है मैं राउंड फिगर में ले रहा हूँ 2,10,850 रुपये, क्योंकि 46.6 कुछ आता है, तो राउंड फिगर में इसको 2,10,850 रुपये ले रहा हूँ। डन। तो 7,38,000 में अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 9,48,850। तो इस कॉस्ट को नाम क्या देंगे हम लोग? वर्क कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या नाम दें? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट आ गया हमारा। अब वर्क कॉस्ट के बाद अगले खर्चे हम कौन से लेते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर क्या आना चाहिए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर आप लोगों को देखो क्वेश्चन में क्या क्या खर्चे गिवन थे। ये सैलरी था, रेंट एंड इंश्योरेंस था और जनरल एक्सपेंसेस थे। ये 3 खर्चे दिए थे क्या? सैलरी, रेंट एंड इंश्योरेंस और जनरल एक्सपेंसेस। और देखो क्वेश्चन की लाइन में उसने ऊपर सारे पॉइंट के बारे में बताया, नीचे सेलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया। सिर्फ ये 3 एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है क्या? बढ़ेंगी, कम होंगी। लेकिन 5वें नंबर के पॉइंट पे लिखा था अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनअफेक्टेड। अनअफेक्टेड मतलब जो बदलता, यानी कि यहाँ पर आपको सारे खर्चे बदलने वाले नहीं है। सैलरी जो पहले लगी थी वही लगेंगी। पहले कितनी लगी थी? 1,40,000। तो अभी भी कितनी लगेंगी? 1,40,000। रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस पहले कितनी लगी थी? 30। तो अभी भी कितनी लगेंगी? 30। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस पहले कितने लगे थे? अभी भी कितने लगेंगे? कुल मिलाकर पहले कुल 2,10,000 की कॉस्ट लगी थी क्या? अभी भी कितनी लगेगी? 2,10,000। इसको भी जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 11,58,850।
अब इसको नाम क्या देंगे हम लोग, इसको नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम देंगे इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड कर देंगे, लास्ट खर्चे, कौन से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों को क्या बोला था, ये सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट विल रिमेन द सेम, पर यूनिट में सेम रहेगा बोला था। तो पिछले बार सेलिंग का खर्चा कितना लगा था, 50,000 यूनिट, करेक्ट। और कितने कैलकुलेटर बनाए थे, 2000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2000 करोगे तो एक यूनिट के लिए आ जाएगा 25 रुपए। और इस बार कितने कैलकुलेटर बनाना है, 3000। तो 3000 कैलकुलेटर के लिए कितना आ जाता है, 75,000। ये काय की अमाउंट आ गई 75,000। ये आ गई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अमाउंट, राइट। किसकी अमाउंट आ गई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की अमाउंट आ गई। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने लिख लिया 75,000। तो ऐड कर देंगे, ठीक है, 11,58,850 में 75,000। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएंगी, हमारी टोटल कॉस्ट 12,33,850 रुपए है। अब इस टोटल कॉस्ट में क्या ऐड कर देना चाहिए था, प्रॉफिट ऐड कर देना चाहिए था। तो हमें क्या पता चल जाता, टेंडर प्राइस पता चल जाता, करेक्ट। और देखो प्रॉफिट को लेकर भी बोला है कि कंपनी 20% प्रॉफिट कमाना चाहती है ऑन सेल। इसका मतलब सेल को हम 100% अज्यूम करेंगे, मतलब टेंडर प्राइस को 20% का प्रॉफिट है, इसका मतलब कॉस्ट कितना होना चाहिए, 80%। यानी कि 12,33,850 ये खुद में कितना परसेंट है, 12,33,850 ये खुद में 80% है। तो 20% की वैल्यू कितनी, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20, तो यह आता है 3,08,462, ठीक है, 3,08,462। और इसको अगर जोड़ देते हैं तो हमारा जो टोटल 12,33,850 प्लस 30,84,62, ये टोटल आना चाहिए 15,42,312। ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, राइट। चलिए, सो इस तरीके से आप लोगों को एक आपका क्या बनाना चाहिए था, टेंडर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका एक 16 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें पहले हमने क्या प्रिपेयर किया, कॉस्ट शीट, फिर उसके बाद क्या किया, कुछ परसेंटेज या जो डाटा के रिक्वायरमेंट जो डेटा निकाल दिया, अब उसका टेंडर शीट बना लिया, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका सवाल क्या हो जाता है, खत्म। आप चाहो तो यहाँ पर सॉल्यूशन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखो सॉल्यूशन से उसने पूरा कॉस्ट शीट बनाया, कितने, 2000 यूनिट्स के लिए, करेक्ट। अब पर यूनिट हमने नहीं बनाया, कोई मैंडेटरी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं था पर यूनिट भी बनाना है। फिर उसके बाद यही सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। मैंने यहाँ पर अमाउंट को राउंड ऑफ करवा दी थी, मैंने सीधा यहाँ पर 50 रुपीज में राउंड ऑफ करवा दिया था, करेक्ट। तो हमारा अगर कॉस्ट अगर कंपेयर करते हो तो 11,58,850 लिया था हमने, उन्होंने 57 लिया है। देन उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है। फाइनल प्रॉफिट की भी बात करूं तो 30,08,462, 2-2.5 रुपए का फर्क है और राउंड ऑफ की वजह से, करेक्ट। देखो टेंडर प्राइस आ रहा है 15,42,300, यहाँ 34 है, यहाँ 32 है, 12 है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत फर्क हुआ, परसेंटेज राउंड ऑफ किया उसकी वजह से आएगा, करेक्ट। चलो, और ये सारा वही कन्वर्जन करके दिया हुआ है। तो आपको जरूरी नहीं कि हमेशा बुक के सॉल्यूशन के पैटर्न को फॉलो करना है। उन्होंने पहले पूरा मटेरियल पहले पर यूनिट अलग से निकाला, फिर उसमें 20% इंक्रीज किया तो नया मटेरियल का रेट आया, और फिर इसको 3000 से मल्टीप्लाइड करके वैल्यू निकाला। और मैंने वही काम आपको सेम काम करवाया और डायरेक्टली यहीं पे करवा दिया। पहले ये पर यूनिट का रेट निकला, ये 1,80,000 डिवाइडेड बाय 2000 करते तो 90 रुपए पर यूनिट का रेट आ जाता, फिर इंटू 3000 करते तो फिर 3000 यूनिट का रेट आ जाता, और प्लस 20% करते तो इंक्रीज करके पूरी टोटल अमाउंट ही आ जाती है। क्या तो मैंने आपको डायरेक्टली यहीं पर पूरा वर्किंग नोट भी बना दिया, अलग से नहीं बनाया। समझा क्वेश्चन कैसा था, राइट? क्लियर है क्वेश्चन?
यस, ये जो साइड में हमने जिसके लिए जरूरी है वर्किंग नोट वो बनाना पड़ेगा। जैसे ये वाला, ये वहीं के वहीं नहीं दिखा सकता था परसेंटेज, तो हमने परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऑन कंबाइंड कॉस्ट, इसके लिए हमने क्या किया, अलग से वर्किंग नोट बनाया, राइट। इसके लिए क्या किया, सेपरेट वर्किंग नोट बनाया, करेक्ट। और देखो इस तरीके से परसेंटेज भी निकालने पड़ते हैं, जैसे अभी तो एक ही परसेंटेज निकालना पड़ा था। अब क्वेश्चन में अगर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, अगर डिस्ट्रीब्यूशन, सबके लिए अगर परसेंटेज देना तो सबके लिए परसेंटेज निकालना भी पड़ता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 जब आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रखा है। चलो रीड करवा दिया जाए क्वेश्चन नंबर 29 भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आइए, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 29? इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द ईयर 2017। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया है, वेजेस दिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट 11 लाख आ जाएगा क्या? फिर उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 3 लाख, इसको भी 3 लाख को भी जोड़ देंगे तो वर्क कॉस्ट 14 लाख आ जाएगा क्या? वर्क कॉस्ट कितना आ जाएगा? 14 लाख। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा तो 3,36,000, अगर इसको भी जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 17,36,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर इसमें सेलिंग के खर्चे जोड़ देंगे 2 लाख। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को अगर एक साथ ऐड कर दे तो दोनों की मिला के टोटल कितनी होनी चाहिए? 3,64,000। तो ये ऐड हो जाएगा तो 21 लाख क्या आ जाएंगे आपकी टोटल कॉस्ट? कितनी आ जाएंगी टोटल कॉस्ट? 21 लाख। और फिर उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया है 4,20,000, तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा क्या? ये क्या बन गई आपकी कॉस्ट शीट। होप कॉस्ट शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट शीट ओके। अब बोला था अ वर्क ऑर्डर फॉर 2018 के लिए आपको एक वर्क ऑर्डर मिलने वाला है, बोलता है कब के लिए? 2018 के लिए, राइट। और द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस और मटेरियल कितना लगेगा बोलता है 8,000 रुपए। अब देखो अब मटेरियल प्रोपोर्शनेट नहीं निकालना है क्योंकि हमको पता है क्या ये जो 6 लाख लगा कितने यूनिट के लिए लगा, पता है क्या? नहीं। अच्छा ये जो 2018 में बनाना है कितने यूनिट के लिए बनाना है, पता है क्या? नो। तो जब यूनिट की इंफॉर्मेशन दी ना हो ना तो क्वेश्चन वाला डायरेक्ट आपको अमाउंट बता देता है। क्वेश्चन वाला डायरेक्ट क्या बोलता है आपको? अमाउंट। यानी कि आप जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर क्या बनाओगे? टेंडर। मैं डायरेक्ट आपको टेंडर बता रहा हूँ, कॉस्ट शीट तो समझाना कैसे बनेगा, तो मैं कॉस्ट शीट का अलग से फॉर्मेटिंग नहीं कर रहा हूँ। ये आपके पास ये आंसर की में ही कॉस्ट शीट दी हुई, तो मैं डायरेक्ट ये कॉस्ट शीट से आपको डायरेक्ट क्या सिखा रहा हूँ? स्टेटमेंट ऑफ टेंडर। आप क्या बनाने जा रहे हो? टेंडर। कौन से ड्यूरेशन के लिए? 2018। ये अमाउंट और पर्टिकुलर, करेक्ट। चलो तो सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट आएंगी और मटेरियल आपको 2018 में कितना लगेगा? सवाल मतलब कि क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी दे रखा है क्या? क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बता रखा है क्या 8,000 रुपए का मटेरियल लगेगा? हाँ सर बता रखा है। उसके अलावा वेजेस क्वेश्चन वाले ने ऑलरेडी बता रखा है क्या 5,000 का वेजेस लगेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा क्या? इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा कि 8,5 13,000। यस सर। फिर आगे बोलता है अज्यूम करो 2018 में जो रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन बाय 20%। जो फैक्ट्री ओवरहेड हम निकालेंगे ना वो 20% बढ़ जाएगा बोलता है। फैक्ट्री ओवरहेड कितने से बढ़ जाएगा बोलता है? अज्यूम करो 2018 में फैक्ट्री ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 20%। 20% से आपका फैक्ट्री ओवरहेड क्या होने वाला है? बदलने वाला है या फिर बढ़ने वाला है। फिर उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के बारे में आपको बता रखा है, राइट। किस बारे में बता रखा है? डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस के बारे में बता रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन मतलब कम होना। कितने से कम होने वाला है? 10% से 10% से। तो यानी कि आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की भी जानकारी दी है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैव गॉन ईच अप बाय 15% और ये 15% से बढ़ने वाला है। और बोलता है एट व्हाट प्राइस शुड बी द प्रोडक्ट बी सोल्ड। और बोलता है कितने प्राइस पर प्रोडक्ट को सोल्ड करना चाहिए ये निकाल के आपने बताना है। सो टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट क्या होना चाहिए? सेम रेट होना चाहिए ऑन द सेलिंग प्राइस इन 2017। मतलब आपको 2017 का मतलब ये पिछले साल का प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा।
कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने बोला है कि लास्ट ईयर के बेसिस पर, वो भी किसके ऊपर? ऑन सेल। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, तो फॉर्मूला बना सकते हो क्या खुद से? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या? तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। और अपने को लास्ट ईयर का प्रॉफिट पता है क्या? 420,000, मतलब 4,20,000। और दूसरा 25,20,000 का सेल था इनटू 100। तो अगर मैं पुराने प्रॉफिट की बात करूं तो 4,20,000 डिवाइडेड बाय 25,20,000 इनटू 100, तो यह आ जाता है 16.67%। इतना प्रॉफिट आप लास्ट ईयर कमाते थे, इतना ही प्रॉफिट इस साल भी क्या करना है? मेंटेन करना है। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड आर बेस्ड ऑन द वेजेस। अच्छा देखो बता दिया क्या? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालने का? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड किस पर बेस्ड है बोलता है? ऑन वेजेस। तो इसका भी फॉर्मूला पता है कि कैसे बनेगा? कैसे बनाओगे? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? तो देखो क्वेश्चन में लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड 3 लाख रुपए है क्या, और वेजेस कितना है? 5 लाख। तो निकाल लो परसेंटेज। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100। 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, 60% आता है क्या? 60%। ये लास्ट ईयर के हिसाब से 60% आया, करेक्ट। और उसके अलावा आपको इसमें 20% इंक्रीज करने भी बोला था क्या? 20% बढ़ाने बोला था। ये देखो पहली स्लाइड में लिखा था, मतलब 60% और बाद में हमको 20% भी इंक्रीज करना है। वो तो बाद में कर लेंगे जब एक्चुअल टेंडर पे आएंगे तब। बट पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो 60% का आ रहा है वैल्यू फैक्ट्री ओवरहेड हमारे वेजेस का। और अगला पॉइंट क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। और ये बाकी कॉस्ट कैसे निकलेगा? एडमिनिस्ट्रेशन, परसेंटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना है क्या? किस पे निकालना? फैक्ट्री कॉस्ट पे। तो कितना आना चाहिए अगर फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालना? फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या फिर ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100। अच्छा तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड या चार्जेस पता है क्या? 3,36,000। और फैक्ट्री कॉस्ट भी पता है क्या? 14 लाख इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 3,36,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, 24% होता है क्या? कितना परसेंट? 24, करेक्ट। ये देखो ये सब कैलकुलेट करके दिया हुआ है आंसर की आपके साथ में डायरेक्ट अगर शेयर करके बात करूं तो 2 चीज निकल गई। अच्छा सेम चीज सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए भी निकालेंगे क्या? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेलिंग ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट। तो सेलिंग ओवरहेड कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर? ये 2,24,000 और वर्क कॉस्ट कितना है? 14 लाख। तो कितना परसेंट आता है? 16। 24 लाख डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, 24 लाख नहीं, 2,24,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, 16% एग्जैक्टली। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम ही बोला है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कितनी दी हुई थी? डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट थी 1,40,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, कितना परसेंट? 10%। तो आपने पास्ट ईयर के बेसिस पर कौन सी वैल्यू किसका कितना परसेंट होगा निकाल दिया। चलो अब आ जाओ टेंडर की तरफ वापस। प्राइम कॉस्ट तक के तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी थी। अब अगली चीज अपने को इसमें क्या लेना? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या प्राइम कॉस्ट के बाद अगला खर्चा कौन सा आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। अगला खर्चा कौन सा आता है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड में वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपकी? फैक्ट्री ओवरहेड में वेजेस का कुछ परसेंटेज निकलने वाला था क्या? और वेजेस का परसेंटेज हमने निकाला था कितना? 60। तो वेजेस का 60%, तो वेजेस कितना था? 5,000। उसका 60% कितना होता है? 5,000 का 60% 3,000 होता है। प्लस इसमें 20% इंक्रीज करने बोला था क्या? तो प्लस कर दो इसमें 20%, तो 3,600 रुपए आ जाएगा क्या? 3,600, करेक्ट। कितना आ जाएगा? 3,600। या फिर आपके पास डायरेक्ट एक और ऑप्शन कौन सा था? आप डायरेक्टली 60% में अगर 20% और जोड़ते तो 72% आता।
60 का 20% और ऐड करते तो कितना जाता, 72%। करके देख लो, 60 में प्लस करो 20%, 72 आ रहा है। और फिर डायरेक्ट 5000 पर आप अप्लाई कर देते 72%, तो भी डायरेक्ट अमाउंट आ जाती है, करेक्ट, 3600 रुपए। या फिर आप लोग क्या भी कर सकते थे, जैसा भी हमने किया है। तो प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 16600। ये क्या आ गया आपका 16600 वर्क कॉस्ट। इसी को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। तुम ही हो वर्क कॉस्ट, तुम ही हो फैक्ट्री कॉस्ट, करेक्ट। तुम ही वर्क कॉस्ट हो, तुम ही फैक्ट्री कॉस्ट हो, तुम ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो, एक ही नाम है के सब। डन। चलो बड़े आगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या लेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पता है क्या कितना लगेगा, ये बताया था कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी लगने वाली है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी लगेंगी आपको, तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट लगने वाला है, ये निकाला है आपने वर्क कॉस्ट का या फैक्ट्री कॉस्ट का, कितना परसेंट, 24%। तो वर्क कॉस्ट 16600, उसका 24%, तो उसका 24% होता है 3984। लेकिन इसमें कुछ इंक्रीज या डिक्रीज करने बोला था क्या, जरा ये सवाल में आ जाओ वापस। ये देखो बोला था कि आपका कहा गया एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैव गॉन अप बाय 15%, तो ये 15% से और बढ़ा देना चाहिए क्या, बढ़ा देना चाहिए क्या, हाँ या ना, हाँ। तो 3984 में प्लस 15% कर दोगे तो 4581 रुपए 60 पैसे आता है। मैं राउंड फिगर इसको 82 कर देता हूँ, राउंड फिगर मैं इसको क्या कर देता हूँ 82। तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस के खर्चों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या आएगा 21,882 रुपए, ठीक है। 182 आएगा, 21,182, ये 1 है। चलिए, तो ये क्या आ गया आपके पास, आपको इसको नाम क्या देना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमको क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके बाद अगले जो खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, वो क्या है आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां पर दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन किया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर ये दोनों पॉइंट अलग अलग थे। तो मैं पहले डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात कर लेता हूं, फिर सेलिंग की भी बात कर लेंगे, दोनों अलग अलग ओवरहेड है। तो देखो आपने परसेंटेज निकाला था, आपको डिस्ट्रीब्यूशन कितना लगने वाला था, 10%। किसका, वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट का 10% कितना होता है, वर्क कॉस्ट था आपके पास 16,600, उसका 10%। तो 16,600 का 10% कितना होता है, वो होता है आप लोगों का 1660 रुपए। लेकिन देखो इसको लेकर भी कुछ पॉइंट बोला था, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बोला था, डाउन, डाउन मतलब होता है कम होना। तो इसमें से माइनस कर देंगे 10%। तो जो आपकी वैल्यू आई थी 16,600 का 10%, उसमें से माइनस कर दो 10%, तो 1494 रुपए आ रहा है, 1494। और फिर उसके बाद अगले खर्चे कौन से लेना है, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड, तो सेलिंग ओवरहेड में कितना आ जाएगा, सेलिंग ओवरहेड में आ जाना चाहिए आपका वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट बोला था, वर्क कॉस्ट का देखो हमने निकाला था 16% आया था क्या, तो हमारे वर्क कॉस्ट का हम कितना परसेंट ले लेंगे, 16%। तो वर्क कॉस्ट इंटू 16%, तो वर्क कॉस्ट कितने ही है 16,000, सॉरी 16% नहीं, कितना था सेलिंग, हाँ 16 ही तो है। 16,600 का 16%, 16,600 का 16%, तो 2,656 रुपए। लेकिन इसको भी लेकर कुछ बोला है क्वेश्चन में, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस वन अप बाई 15%, मतलब ये भी 15% से इंक्रीज होने वाला है क्या, प्लस कर दो 15%। तो प्लस कर दिया हमने, तो कितना आ जाएगा 3,054.4 रुपीज, 3,054 रुपए बरोबर। तो राउंड ऑफ करके लिखा हमने, दोनों को टोटल मार के बाहर निकाल देंगे वैल्यू, तो बाहर इसकी टोटल आती है 4548, और ये ऐड हो जाएंगी आपकी 21,182 में
तो 25,730, 25,730 ये क्या निकला? 25,730 ये निकला आपका टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट मिल गई क्या? हाँ, टोटल कॉस्ट मिल गई क्या? हाँ सर मिल गई। तो अब उसमें क्या जोड़ेंगे? प्रॉफिट। तो क्या मिलेगा? टेंडर प्राइस। क्या मिलेगा? टेंडर प्राइस मिलेगा। ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट कैसे निकालना? तो हमने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर रखा था। क्या 16.67% था क्या सेल का? तो सेल को कितना अज्यूम करो? 100। प्रॉफिट कितना लेना? 16.67। तो कॉस्ट कितनी आ जाएंगी? 83.33%। यानी कि ये जो 25,730 है वो खुद में 83.33% है। तो फिर 16.66 या 67% की वैल्यू कितनी? तो डिवाइडेड बाई 83.33 इंटू 16.66 तो कितना आ जाएगा आपका? 5,145.86, मतलब राउंड फिगर में लिख रहा हूं 5,146 रुपीज। तो ये जुड़ जाएगा तो टेंडर प्राइस आ जाएगा क्या? 30,876, 30,876। तो इस तरीके से आपने क्या बनाना था इसका? टेंडर। राइट, यहां से शुरू किया। समझ में आया टेंडर कैसे बनता है? तो कुछ नया है, बहुत अलग है या इजी है? क्वेश्चन को बस समझना है कि क्या परसेंटेज किस पर निकालना है। लॉजिक वही है फॉर्मूले का। जिस चीज का कैलकुलेशन करना है वो आपके इसमें आ जाएगा ऊपर, और फिर देन उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? जिस बेस को यूज करना है वो आप लोगों ने नीचे में लेना, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको क्या पता चल जाएगा? परसेंटेज पता चल जाएगा। राइट, चलो एक बार आंसर भी वेरीफाई करना है तो कर लो। ये मैंने जो पीडीएफ है आपके साथ शेयर कर देनी है, हालांकि आपके पास भी है सभी के पास, बट फिर भी शेयर कर दूंगा जिसके पास नहीं है। तो देखो कॉस्ट शीट तक तो ओके था। ये टेंडर बना क्या? कहां गया? क्वेश्चन नंबर 29। ये आ रहा है सेम आंसर 30,876 का। डन। तो अभी समझ में आ रहा है कि टेंडर बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। और सर कॉस्ट शीट बेस्ड प्रॉब्लम है, अरे कॉस्ट शीट और ज्यादा हल्का है, उसमें तो सिर्फ फॉर्मेट में वैल्यूज को रखना है। ठीक है, तो टेंडर में पहले कॉस्ट शीट का बेस करो, फिर उसके बेसिस पर टेंडर बनाओ। समझ में आई क्या यहां तक की बातें? पक्का? एक क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं हम लोग आप लोगों के साथ। एग्जाम्पल नंबर 27 जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। राइट, क्या कहता है भाई ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बोलता है क्या? हाँ, क्वेश्चन भी बोलता है। क्या बोलता है? अ कंपनी हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2000 यूनिट्स। 2000 यूनिट से रिलेटेड, ठीक है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क बना रहे हैं, मतलब कि सीडी बना रहे हैं। समझता ना? सीडी डीवीडी। तो सीडी उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। एक डिस्क के अंदर क्या हो गया? सारे के सारे डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पता चल गया, डायरेक्ट वेजेस पता चल गया, कॉस्ट ऑफ पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, मतलब कि आपको ये क्या पता चल गया? फैक्ट्री से रिलेटेड। ये जो पावर या कंज्यूमेबल स्टोर कहाँ यूज होता है? फैक्ट्री में। लेकिन इसमें दो पार्ट है। 20% फिक्स्ड है बोलता है, यानी कि 80% वेरिएबल होगा। यानी कि वेरिएबल की अमाउंट कितनी होंगी? 16,000, और फिक्स्ड की अमाउंट कितनी होंगी? 4,000। फिर उसके बाद फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस है, 40% फिक्स्ड है। तो ठीक है, इसके भी दो पार्ट कर देने का। वेरिएबल 60% है और फिक्स्ड अलग। फिर कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन द फैक्ट्री, ये फिक्स्ड है बोलता है। ऑफिस एक्सपेंसेस फिक्स्ड है बोलता है। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस में 70% पोर्शन फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल है, तो 30% क्या होगा? फिक्स्ड। और डेप्रिसिएशन ये तो फिक्स्ड ही होता है, और ऐसे भी स्ट्रेट लाइन मेथड है तो फिक्स्ड ही है। तो क्या करना? नॉर्मल जैसे कॉस्ट शीट बनाते हो यही कॉस्ट शीट बनाना। ठीक है, जैसा यहाँ पर बनाया। बट ध्यान देना कि यहाँ पर आप लोगों ने जैसे इन्होंने इधर अलग किया है ना वेरिएबल और फिक्स को, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नॉर्मल स्टेटमेंट बनाएंगे जैसा और नॉर्मली अभी तक आप सीखते आए हैं। सबसे पहले आपका मटेरियल, ठीक है, मटेरियल कितने रुपए लगे मटेरियल में? अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो 2 लाख रुपए। ठीक है, और सभी को पता है मटेरियल कैसी कॉस्ट होती है? वेरिएबल या फिक्स्ड? ऑब्वियस वेरिएबल होता है मटेरियल का कॉस्ट। अच्छा, उसके अलावा वेजेस कितना लग गया? 90,000। 90,000 दोनों को जोड़ देंगे तो 2,90,000 क्या आ जाएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट। 2,90,000 क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट बराबर।
और फिर प्राइम कॉस्ट के बाद अगली चीज हम लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड लेने हैं क्या। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड में सबसे पहले कॉस्ट इसकी बात किया, किसकी, कॉस्ट ऑफ पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर। अब इसके अंदर दो बातें बोली है क्या, एक वेरिएबल पोर्शन है और एक फिक्स्ड पोर्शन है। तो 20,000 का 80% वेरिएबल है, क्यों सर, वो तो कहीं लिखा नहीं क्योंकि 20% फिक्स्ड था। अगर 20% फिक्स्ड है तो फिर 80% क्या होना चाहिए, वेरिएबल। तो 16,000 रुपए वेरिएबल और 4,000 रुपए, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 20,000 बराबर, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 20,000। फिर इसके बाद अगला कॉस्ट ऑफ पावर एंड कंज्यूमेबल के बाद अगला पॉइंट था फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर वेजेस। फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री इनडायरेक्ट वेजेस। अगेन यहां पर दोनों बात बोली है क्या, वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। तो वेरिएबल कितनी है हमारे पास, 60%, क्योंकि 40% क्या है, फिक्स्ड। तो 60% क्या होना चाहिए, वेरिएबल। तो अमाउंट कितना था, 40,000। 40,000 का 40% होता है 16,000 और 40,000 का 60% होता है 24,000। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 40,000 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको दिया है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग और ये फैक्ट्री की है क्या, तो कॉस्ट ऑफ लाइटिंग फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा, लेकिन ये कौन से नेचर का है, फिक्स्ड। ये कौन से नेचर का है, फिक्स्ड। जैसे ये दोनों वेरिएबल नेचर के थे। कितना दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लाइटिंग, 20,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ लाइटिंग इन द फैक्ट्री कितना, 20,000 रुपए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब फैक्ट्री की कहानी खत्म। तो टोटल मार देंगे, क्या कर देंगे, टोटल मार देंगे। तो 20,000, 40,000, 60 और 20,000, 80,000। टोटल कितना आ जाएगा, 80,000। सो 2,90,000 में 80,000 को प्लस करेंगे तो 3,70,000 आ जाएगा क्या। इसको नाम क्या देंगे, वर्क कॉस्ट। अच्छा सॉरी, एक और छूट गया ऐड, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट भी था, उसको भी ऐड कर देते हैं। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट, नीचे में एक और ऐड दिया था फैक्ट्री के अंदर आने वाला, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। तो डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट कितना था, डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट 10,000। कितना था, 10,000 हो गया। अब टोटल मारेंगे तो 80 और प्लस 10 90,000 और 2,90,000 में अगर ऐड करते हैं 90,000 तो 3,80,000। तो ये क्या निकल गया आपका, वर्क कॉस्ट। क्या नाम दोगे इसको आप, वर्क कॉस्ट। अब वर्क कॉस्ट के बाद अगले खर्चे कौन से लेने हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑफिस एक्सपेंसेस के नाम से दिया हुआ है क्या, फिक्स्ड। कितना, 40,000 और ये अकेला ही खर्चा है तो डायरेक्ट बाहर लिख दिया 40,000 रुपए। और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4,20,000, 4,20,000। सो आप लोगों का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना आ जाएगा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड है वो आना चाहिए आपका, कितना दिया हुआ है, 60। लेकिन इसमें भी फिक्स्ड और वेरिएबल वाले पोर्शन अलग अलग है क्या। फिक्स्ड कितना है, 30%, क्योंकि 70% क्या है, वेरिएबल। किसका, 60,000 का। तो 60,000 का 30% और 60,000 का 70%, कितना आ जाएगा, ये हो गया 18,000 और ये हो गया आपका
42,000 दोनों को जोड़ेंगे तो 60,000, तो 4,80,000 क्या निकल गया आपका टोटल कॉस्ट, क्या निकल गया टोटल कॉस्ट। और फिर द इंटायर आउटपुट वाज सोल्ड 350 रुपए पर यूनिट, यानी कि आपको सेल प्राइस भी बता रहा है क्या, एक यूनिट कितने में बिकती है बोलता है 350 में। तो हम कितने प्रोडक्शन कर रहे थे 200, और कहीं पर भी ओपनिंग और क्लोजिंग की बात नहीं किया है, इसका मतलब पूरे के पूरे 2000 बिक गए होंगे। तो 2000 कॉम्पैक्ट डिस्क इंटू 350 रुपए, तो 7 लाख रुपए का सेल हो गया क्या, 7 लाख रुपए का सेल हो गया। तो फिर आपका प्रॉफिट कितना आना चाहिए, 2,20,000 का प्रॉफिट आना चाहिए क्या, 2,20,000 का क्या आना चाहिए प्रॉफिट। ये क्या बन गई आपकी कॉस्ट शीट। तो देखो जरा कॉस्ट शीट बनाया है या नहीं बनाया है, ठीक है, अमाउंट वगैरह सारी सही है। तो आप लोगों का ये 2 लाख टोटल कॉलम चेक करो, हमने डायरेक्टली टोटल कॉलम बनाया और फिक्स्ड और वेरिएबल के लिए ऐसे अलग अलग नहीं किया है, हम लोग ने यहीं के यहीं फिक्स्ड और वेरिएबल किया है। करेक्ट, क्या बन गया हमारा कॉस्ट शीट। अब इसी के बेसिस पर क्या बनाना है टेंडर, लेकिन पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि टेंडर के लिए बोलता क्या है। तो टेंडर के लिए बोलता है फॉर द 2018 इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रोडक्शन विल इंक्रीज्ड बाय 50%, यानी प्रोडक्शन कितने से बढ़ जाएगा 50%। पहले कितने बना रहे थे 2000, पहले कितने बना रहे थे 2000, तो अब कितने बनाने हैं अपने को 2000 प्लस 50%, कितना हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। तो 3000 यूनिट्स आ गया। फिर है बाय यूटिलाइजिंग द स्पेयर कुछ आना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, बाय स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी, ओके। मतलब आपके पास जो बची हुई कैपेसिटी थी उसमें आप लोगों ने 50% को इंक्रीज किया। अब आप कितना बना सकते हैं सीडी, 3000 बना सकते हैं। चलिए, सो हम लोगों को इसके बाद क्या बताया था, एंड द रेट्स फॉर मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस विल बी राइज बाय 10% एंड 20%, यानी मटेरियल कितने से बढ़ेगा 10% और वेजेस कितने से बढ़ेगा 20%। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, क्या बनाना है कॉस्ट शीट, क्या बनाना है कॉस्ट शीट। बनाया क्या हमने कॉस्ट शीट, लेकिन वो किसके लिए था लास्ट ईयर के लिए। अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है क्या, तो 2018 के लिए बनाना है। प्रिपेयर कॉस्ट शीट फॉर 2017 वो तो बन गया, और बोलता है कॉस्ट पर यूनिट भी शो करो बोलता है। तो ठीक है, इसी सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या कर देना चाहिए, ये जो आप सॉल्व कर रहे थे इसी में एक और कॉलम आगे में बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी में हम लोग एक पर यूनिट का कॉलम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, और हर एक आइटम को 2-2 हजार रुपए से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो पर यूनिट आ जाएगा क्या। जैसे अगर मुझे यहाँ पर यूनिट निकालना है मटेरियल के लिए, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 करूंगा, पर यूनिट आ जाएगा। तो पर यूनिट कैसे निकालना है क्लियर, सारे अमाउंट को क्या करेंगे 2000 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा पर यूनिट की कॉस्ट निकल जाएंगे, राइट। काय की कॉस्ट निकल जाएंगे पर यूनिट की, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 2000 यूनिट से। और फिर आगे बोलता है शोइंग द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट भी बनाना है क्या, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, और अज्यूम करना दैट ऑल गुड्स प्रोड्यूस वुड बी सोल्ड फॉर ₹340। और जब आप एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाओगे मतलब टेंडर बनाओगे, तो टेंडर का सेलिंग प्राइस दे दिया, करेक्ट। कैसे बनाओगे, चलिए ध्यान देना, कैसे बनाओगे आप लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, कैसे बनेगा क्लियर हो गया। अब एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट कैसे बनेगा या टेंडर कैसे बनेगा, तो आप लोगों को पुराने मटेरियल दिए हुए हैं, ठीक है। कितना लगा था पहले मटेरियल 2 लाख रुपए का, पहले मटेरियल कितने का लगा था 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख कितने यूनिट को बनाने के लिए लगे थे 2000 यूनिट को, तो 3000, अच्छा जितने ये वेरिएबल खर्चा था क्या, इसलिए हम लोग प्रोपोर्शनेटली निकाल रहे हैं। तो 3000 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, 3000 यूनिट को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, तो निकालो। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना आ जाएगा ये 100, तो 3 लाख रुपए लगेंगे क्या। मटेरियल कितने रुपए का लगना चाहिए 3 लाख रुपए का मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए। चलिए, सो जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे थे, देखिए अगर आप यही आंसर के से अगर वेरीफाई करते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल आप लोगों का अलग अलग कैलकुलेशन किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मटेरियल की कॉस्ट निकालना था, बट मटेरियल की कॉस्ट 10% से इंक्रीज हुई बोला था क्या, तो आपने कैसे निकाला होगा 2 लाख 2000 यूनिट के लिए है, तो 3000 यूनिट के लिए कितना, तो पहले 3 लाख रुपए आया होगा,
फिर प्लस किए होंगे 10%। सेम डायरेक्ट वेजेस के लिए भी वैसा ही किए होंगे। डायरेक्ट वेजेस पहले कितने रुपए का लगा था? 90,000 का, 90,000 रुपए का पहले लगा था। तो 90,000 अगर 2,000 यूनिट के लिए है तो 3,000 यूनिट के लिए कितना, और प्लस ये कितने परसेंट से इंक्रीज होने वाला था? 20। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 3,000 प्लस 20%, सो 1,62,000। और उसी तरीके से जैसे अब ये पावर एंड कंज्यूमेबल स्टोर, जैसे इसमें दोनों भी चीजें आई थी, इसके अंदर कुछ पोर्शन फिक्स्ड था, कुछ पोर्शन वेरिएबल था। तो फिक्स्ड वाली अमाउंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स्ड की अमाउंट एज इट इज रहेंगी 4,000 की 4,000, लेकिन वेरिएबल बदलेगा। अब जो भी वेरिएबल आया था, आई थिंक सो पुराना 16,000 आया था, ये 2,000 यूनिट के लिए है, तो फिर 3,000 यूनिट के लिए कितना प्रोपोर्शनेटली निकल जाएगा? 16,000 डिवाइडेड बाई 2,000 इंटू 3,000। तो वेरिएबल वाली अमाउंट कितनी आनी चाहिए थी? 24,000। तो देखो इन्होंने अलग लिखा है, और फिक्स 4,000 ही रहता। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में लिख रहा है, अपन वर्टिकल में ही लिखेंगे उसी इसमें, जैसा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाया था, सेम एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे भी लास्ट तक कंटिन्यू करना है। समझ में आया क्या करना है? सो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन, करेक्ट। 27 नंबर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन, राइट। चलिए और कोई सवाल लाइक 26, जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखोगे 26 में अगेन सब पुरानी कॉस्ट की डिटेल दी हुई है, और पुरानी डिटेल थी वो सब कितने उसके लिए थी? 175 स्कूटर्स के लिए थी, ठीक है। और ये प्रोडक्शन कॉस्ट कुछ और नहीं, इन सब की टोटल है, और ये एक की सेलिंग प्राइस बता रहा है। और नीचे पैराग्राफ में आप लोगों को टेंडर की इंफॉर्मेशन दिया, और टेंडर में कितने स्कूटर के लिए कैलकुलेशन करना है? 2,000 के लिए, और यहाँ पर रिड्यूस करना है सेलिंग प्राइस को कितने से? 1,000 से, मतलब नई सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएंगी? 26। फिर से सेम वही लॉजिक, मटेरियल की कॉस्ट 300 रुपए पर स्कूटर बढ़ जाएंगी। तो पहले देख लेना पुराने स्कूटर की कॉस्ट कितनी आती थी? 14,35,000 थी। कितने यूनिट के लिए? ये थी आपकी 175 यूनिट के लिए। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आएंगी एक स्कूटर के लिए? मटेरियल 8200 का, ठीक है। 14,35,000 डिवाइडेड बाय 175 करेंगे, तो यहाँ पर क्या बोला? 300 रुपए से गो अप हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो और 300 रुपए प्लस कर दूंगा तो एक स्कूटर की कॉस्ट कितनी आ जाएंगी? 8,500 रुपए। वैसे बाकी लिख ले करना है, यहाँ परसेंटेज में ना देते हुए वैल्यूज में दिया, रुपीज में दिया है, समझा। तो आप जितने भी टेंडर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखोगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को इसी तरीके से क्या करना है? कॉन्सेप्ट यूज करना है, राइट। जैसे ये वाला एक अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो यहाँ तो आपको मुझे कॉस्ट शीट बनाता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये इसमें क्या करना है? ओनली कॉस्ट शीट बनाना है आपको, करेक्ट। ओनली क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। अब देखो कॉस्ट शीट में कुछ बच्चों की गाड़ी कहाँ पे अटक सकती है? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स में। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट्स की जानकारी दी है क्या? यस। जैसे क्या बोलता है आप लोगों को 5,000 यूनिट्स बता रहा है कि वो 1 जनवरी को फिनिश गुड्स था बोलता है प्रोडक्ट का, ठीक है। और अदर स्टॉक, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है 1 जनवरी, और आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं दी होगी। ये देखो देयर आर 15,000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बताया, इस क्लोजिंग की वैल्यू नहीं बताया। तो आप क्या करोगे? जैसा नॉर्मल सॉल्यूशन करते हो, नॉर्मल सॉल्यूशन करते हुए चलो, आप कहां तक पहुंच जाओगे? कॉस्ट और प्रोडक्शन तक है, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे नहीं है, तो यही आपका क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि अगर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे नहीं दिए हैं तो जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता। तो ये 19,40,800 ये सपोज अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कितने यूनिट का क्या बन रहे थे यहाँ पर? 5,000 यूनिट बन रहे थे कि नहीं? 5,000 बन नहीं रहे थे। टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट का हुआ? निकालना पड़ेगा अपने को प्रोडक्शन कितने यूनिट का हो रहा है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर आप लोगों को प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है लेकिन सेल की दी हुई है, कितने यूनिट्स बनाते हैं? 1.5, सेल कितने करते हैं? सोल्ड, तो 1.5 लाख यूनिट हमने बेचा है, जबकि 15,000 यूनिट का हमारे पास क्या रहता है? क्लोजिंग स्टॉक रहता है, मतलब उतना सामान बच जाता है। इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ होगा क्या? तभी तो माल बचा है। 1.5 लाख बेचने के बावजूद 15,000 यूनिट्स हमारे पास बचे हुए हैं क्या? करेक्ट। और पहले से कितने बचे थे? 5,000। सुनिएगा हम प्रोडक्शन के यूनिट कैसे निकालते हैं? पहले से कितने यूनिट थे? 5,000, करेक्ट। अभी हमने कितना प्रोडक्शन किया हमको नहीं पता, यही तो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आखिरी में बच कितने गए हमको पता है। क्लोजिंग कितने हैं?
क्लोजिंग है 15,000, करेक्ट। तो हमको क्या पता चल जाता हमने कितना प्रोडक्शन किया, बट हमको अभी प्रोडक्शन पता है क्या? नहीं। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन पता है, हमने कितना माल बेचा है, 1,50,000 यूनिट्स बेचा है क्या? अच्छा, ये बेचने के बावजूद हमारे पास 15,000 का सामान बच गया है क्या? कितने का सामान बच गया है? 15,000 यूनिट्स बच गए क्या? इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन कितने यूनिट का हुआ होगा? 1,65,000। लेकिन 1,65,000 में भी तो पुराने 5 थे ना, तो पुराने अगर 5 भी हटा दूं तो मेरे पास इस बार कितना प्रोडक्शन हुआ है पता चल जाएगा क्या? 1,60,000 यूनिट का। समझा क्या? ये प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकला, क्लियर है? एक बार फिर से प्रोडक्शन यूनिट कैसे निकला क्लियरिफाई करवा रहा हूं। कितने निकले प्रोडक्शन यूनिट आपके? 1,60,000 कैसे निकले? सो सिंपल सा लॉजिकल आप सोचो, जैसे एक एग्जांपल के लिए आपने कितने सामान बेचे हैं या कितने यूनिट्स बेचे? 1.5 लाख यूनिट्स बेचे, और उसके बावजूद आपके पास कितने का स्टॉक और बचा हुआ है? 1.5 लाख। मतलब आपके पास टोटल सामान कितना रहा होगा? 1,65,000 रहा होगा क्या? ये तो कस्टमर को बेच दिया और ये अभी भी आपके पास बचा है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 1,65,000 यूनिट्स आपके पास थे टोटल। लेकिन इसमें से तो 5,000 यूनिट्स कब के थे? पुराने वाले, ओपनिंग। तो इस बार का प्रोडक्शन, करंट ईयर में प्रोडक्शन कितना हुआ होगा? 1,60,000, करेक्ट। और ये कहाँ काम आएगा? ये आपका कॉस्ट निकालते समय, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय काम आएगा। ये जो आपकी कॉस्ट थी 19,40,800 कितने यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए लगी है? 1,60,000 के लिए। तो 19,40,800 डिवाइडेड बाई 1,60,000 इनटू हमें कितने यूनिट्स के लिए निकालना है? 15,000 इनटू हमें कितने यूनिट्स के लिए निकालना है? 15,000। तो मल्टीप्लाइड बाय 15,000, तो 1,81,950 ये क्या आ जाता है आपका? क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आ जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कहीं दिया नहीं था, वो तो हमने निकाला, ठीक है सर। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट वो गिवन होगी। ओपनिंग स्टॉक की 5,000 यूनिट्स है, ठीक है, 5,000 यूनिट्स है, वो नॉर्मली गिवन होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को कहीं पर भी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट देख लो गिवन है क्या, और अगर गिवन नहीं है तो फिर ये सेम तरीके से ओपनिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकालोगे। अगर क्या आ रहा है, दिया है क्या ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू? नहीं, ये तो रॉ मटेरियल का है, ये WIP का क्लोजिंग स्टॉक है। ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है, ये WIP का ओपनिंग स्टॉक है। हमें फिनिश गुड्स का सिर्फ क्वांटिटी पता है, वैल्यू नहीं पता, वो भी निकाल सकते। कैसे? जैसे क्लोजिंग स्टॉक को निकाला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्शन इनटू कितने यूनिट्स थे हमारे पास? 5,000, तो 60,650,000, मतलब ये। यानी यहाँ ओपनिंग स्टॉक का भी कैलकुलेशन किया, क्लोजिंग का भी किया, बस यही कैलकुलेशन थे। बाकी तो सारे फिगर आपने फॉर्मेट में सिर्फ जमाते चले हो और कुछ नहीं किया। ये देखो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करके दिखा रहा है सॉल्यूशन के अंदर, करेक्ट। ये क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन और ये ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन। समझा ये भी क्वेश्चन? ओके। सो इसी तरीके से आप लोगों ने सारे भी क्वेश्चन क्या करने हैं, जस्ट एक बार गो थ्रू करने हैं। अगर कोई क्वेश्चंस के अंदर, और जरूरी नहीं कि पेपर जो आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन है पेपर में इन्हीं के हिसाब से करना है, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप प्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बस आंसर सही होने चाहिए। डन? क्या सही होने चाहिए आपके? आंसर सही होने चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट शीट और टेंडर की कहानी आप लोगों को काफी हद तक अब समझ में आ रही है। चलिए, सो यहाँ पर आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस के क्या कर लेना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। सो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट शीट एंड टेंडर का रिवीजन हमारा क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।